हेलो स्टूडेंट्स, आने वाले क्रिसमस को मेरी तरफ से और हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ से एडवांस में हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी। हम लोग अपने कोचिंग की तरफ से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और पॉलिटिकल साइंस में एक वीडियो अपलोड किए थे भारत की संघीय कार्यपालिका, मतलब भारत की कार्यपालिका के बारे में। तो उसमें मैंने तो टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर किया उस वीडियो में। अब मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ और ACQ उस पर अगर चर्चा कर ली जाए तो आपका इस चैप्टर से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आप सारे के सारे आंसर्स एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कर पाइएगा। जिन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इनमें से आपको बहुत सारे MCQ या ACQ एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो और पहले के भी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, भारत की विधान पालिका, फिर विधान पालिका संबंधी चर्चा, कार्यपालिका संबंधी चर्चा, उनके ऊपर भी मैं इस तरीके से आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि टॉपिक तो मैंने क्लियर किया है और उनके ऊपर मैं क्वेश्चंस वाइज आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको किताब और गाइड भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को फॉलो किए थे। तो आज हम लोग भारत की संघीय कार्यपालिका जो चैप्टर है उसका MCQ से शुरू करते हैं। MCQ होने के बाद आपका ACQ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल MCQ पर चर्चा होगी, ठीक है, और भी भारत की संघीय कार्यपालिका पर। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम, केवल अगले साल के लिए ही नहीं, किसी भी साल का के HS एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस हमेशा एक महत्व वाले होंगे। तो पहला प्रश्न जैसे आपका है कि भारत का प्रमुख कौन है, हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इजी है ये कि भारत का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और इसमें आपका दो तरीके की बात आती है, हम पढ़ाए भी आप लोगों को कि भारत का जो प्रमुख है उसको दो तरीके से देखा जाता है, एक संवैधानिक प्रमुख और एक होता है कार्यपालिका संबंधी चर्चा। मेरा वो वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को मुखिया बनाया है, लेकिन वास्तविक रूप से हम देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ही सारे कार्यों को करता है अपने मंत्रिमंडल को लेकर। तो भारत का राष्ट्रपति इसलिए कहलाता है संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, और वास्तविक प्रमुख कहा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री को। और तो इस तरीके से अगर पूछे कि भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है तो वो हो गया प्रधानमंत्री। और अगर पूछेगा भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है या नाम मात्र का शासक कौन है, कार्यपालिका कौन है, तो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, और केवल ऐसा प्रश्न दे कि भारत का प्रमुख कौन है तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति ही बोलना है, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में संविधान के किस धारा में उल्लेख है। तो इसको लिख लीजिएगा, चुनाव के संबंध में 55 नंबर धारा, उसको उसके पद से हटाने के संबंध में 61 आर्टिकल नंबर 61 में उल्लेख है, और चुनाव के संबंध में जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 55 में है। अच्छा, और मैं क्वेश्चंस ऐसा करूंगा कि जो मैं टॉपिक में कवर कर चुका हूं उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, जो टॉपिक में कवर नहीं किए गए हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉपिक में चर्चा हो चुकी है, एक क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इस टॉपिक में कवर है, योग्यता मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, टाइम जाएगा। जो टॉपिक में कवर नहीं हुए हैं मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब एक है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष रूप से, तीसरा ऑप्शन प्रतियोगितामूलक परीक्षा के माध्यम से, चौथा ऑप्शन बल प्रयोग के माध्यम से। तो इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी हम लोग टॉपिक में कवर किए हैं। अच्छा, अब आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं, ये भी पढ़े हुए हम लोग राष्ट्रपति के कार्य में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति वही करता है,
कोई रेल मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, मंत्री के रूप में नियुक्त वो करता है और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। हिंदी में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वो भी भारत का राष्ट्रपति। ये भी टॉपिक में कवर हुआ है। ठीक है, अच्छा, भारत का बहुत ही ये मतलब क्लास 4 के बच्चों से भी पूछने से वो बता देंगे। ये क्वेश्चन आया भी है 2019 में आया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी हो सकता है मेरे सामने बैठे हुए भी बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे बोल देते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे। अभी एक लड़की बोल रही है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक क्वेश्चन अब हो सकता है अगला साल आप लोगों का दे दे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये पहला, और इसी से रिलेटेड और एक कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खोजो। ठीक है, भारत का प्रथम वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, हो गया। उसके बाद आइए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करते हैं संसद के, इतना लिखकर ऑप्शन रहेगा। उच्च सदन के सदस्य, निम्न सदन के सदस्य, प्रधानमंत्री या उच्च एवं निम्न सदन दोनों के सदस्य। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़कर जाते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उनके चुनाव में आप लोग पढ़े हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, और राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकसभा राज्यसभा में चुने हुए सदस्य और हर राज्य के विधानमंडल में मतलब जो एमएलए चुने हुए एमएलए होते हैं उसके सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ये निम्न सदन उच्च सदन ऐसा कोई चर्चा नहीं आया था टॉपिक में। हाँ, एक टॉपिक हम पढ़ाए थे कि विधान पालिका संबंधी चर्चा, उस टॉपिक में देखिएगा तो आपको निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, संसद का कौन सा सदन निम्न है, कौन सा उच्च है, वो सारा मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद का उच्च सदन, निम्न सदन, प्रधानमंत्री या उच्च एवं निम्न सदन के सदस्य। तो ये चारों में अब पहले समझना होगा कि उच्च सदन तो आप जानते ही नहीं है, तो उच्च सदन क्या है, भारत का राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है, पहले का वीडियोस देख लीजिए। निम्न सदन क्या है, लोकसभा, लोकसभा को भारत का निम्न सदन कहते हैं। और चौथा ऑप्शन था कि उच्च सदन एवं निम्न सदन के सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो आंसर, सटीक आंसर क्या होगा, चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो यहाँ निम्न सदन उच्च सदन देकर आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो पहले का सारा वीडियोस देखिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा। और अगर सारा वीडियोस देख लिए तो पॉलिटिकल साइंस में आपको MCQ, SAQ, और अगर मेरा नोट्स ले ले और सजेशन में अपलोड करूंगा, एक सजेशन HS का पॉलिटिकल साइंस का मैंने अपलोड किया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा पहले का सजेशन पॉलिटिकल साइंस का देख चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिवाइज होगा और रिवाइज होकर अपलोड होगा, क्योंकि उसमें इस हाल फिलहाल में नवंबर महीने में गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन दिया है, तो कुछ क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ किसी से आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस बदलेंगे। तो मैं वो सजेशन भी अपलोड कर दूंगा 8 मार्क्स के लिए, पहले अपलोड है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और कुछ नए क्वेश्चन ऐड होंगे या कुछ पहले का क्वेश्चन उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर अगर आप लोगों को ना मिले तो उसका भी नोट्स अवेलेबल है, एकदम इजी वर्ड में आप पढ़ोगे तब समझोगे, आप पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा कि आपको कितना जल्दी याद हो रहा है, और फुल मार्क्स कैरी करोगे आप। तो नोट्स भी अवेलेबल है, तो आपको ये पॉलिटिकल साइंस में किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से 90% तक टच कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से मेरे वीडियोज़ को फॉलो किए तो। हिस्ट्री का बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं हिस्ट्री का भी बना देता, एजुकेशन का भी बना देता, हिंदी का भी बना देता। हाँ, खैर हिंदी में तो मैंने ग्रामर के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वो आप लोग देख लीजिए तो ग्रामर का काम आ जाएगा, ग्रामर पोर्शन ही टफ होता है हिंदी का। और भी जो तो आगे जब समय मिलेगा तो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, और हिंदी का व्याकरण सजेशन, हिस्ट्री का सजेशन भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, एजुकेशन का भी अपलोड कर दूंगा अगर समय मिला तो। फिलहाल तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते जाइए और 90% को टच कीजिए,
एचएस एग्जाम में। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 2018 में आया था, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी कुछ देर पहले मैं बता कर गया हूं। ठीक है, तो भारत के प्रथम, अगर ऑनलाइन क्लास होता है ये तो अभी मैं आप लोगों से आंसर पूछता इसका, तो खैर आप लोग आंसर अपने आप को दे दीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, अच्छा, उसके बाद भारत के कार्यपालिका का बता कर गया हूं, इसका भी आंसर। भारत के कार्यपालिका अंग का वास्तविक शासक कौन है? यहां देखिए मेंशन कर दिया, भारत के कार्यपालिका अंग का वास्तविक शासक कौन है? तो बता कर गया मैं, वास्तविक शासक पूछे तो प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति, तो यहाँ क्या होगा? प्रधानमंत्री। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जानते हैं आप लोग, भारत का राष्ट्रपति, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पढ़े हैं, और लोकसभा, राज्यसभा, भारत की विधानपालिका नाम के टाइटल से वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब क्या? वो सारे मंत्री, प्रधानमंत्री को लेकर बाकी सारे मंत्री, ये सारे मिलकर बना केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब इस मंत्रिमंडल में हेड जो मंत्री हो, जो प्राइम होता है, प्राइम मतलब प्रमुख, प्रमुख मंत्री, उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में हेड होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद आइए, कि साधारणतः भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साधारणतः मतलब 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है, मौत हो जाए या रिजाइन कर दे, या फिर एक प्रक्रिया मैंने बताया था भारत की संघीय कार्यपालिका में पार्ट 3 में, कि अगर वो संविधान विरोधी काम करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको समय से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका कि भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के संकट काल की उद्घोषणा कर सकता है? ठीक है, कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार, 352 नंबर धारा, 356 नंबर धारा, 360 नंबर धारा, इस पर भी पढ़ाया गया है भारत की संघीय कार्यपालिका में डिटेल में। तो 3 प्रकार के संकट काल की वो उद्घोषणा कर सकता है। उसके बाद पूछे, उसी में से निकाल के पूछ दे कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है? वित्तीय मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय संकट की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? 360। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन निकाले कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राज्यों में? तो 356। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है? तो 352 नंबर धारा। ठीक है, तो जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसमें से बहुत सारा एमसीक्यू ऐसे ही बन जाता है, तो उन टॉपिक्स में से भी आप लोग एमसीक्यू निकाल के लिख सकते हैं अपने कॉपी में। अच्छा, उसके बाद आइए कि थोड़ा सा मतलब भारत की कार्यपालिका से हट के क्वेश्चन, हालांकि इसमें नहीं देना चाहिए था, वो भारत की जो विधानपालिका सरकार के अंग चैप्टर है उसमें ये पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवैधानिक प्रमुख, अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब अमेरिका में, पहला ऑप्शन संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, और उसके बाद संवैधानिक और वास्तविक दोनों, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो देखिएगा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के राष्ट्रपति को ही एग्जीक्यूटिव का हेड कहा गया है, कार्यपालिका का प्रमुख कहा गया है, और वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ संसद है, संसद का नाम कांग्रेस है, मतलब विधानमंडल है, कानून बनाने की संस्था है।
लेकिन विधानमंडल से वहाँ सरकार का गठन नहीं होता, कार्यपालिका का गठन नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति ही होता है। तो वही संविधानिक प्रमुख भी है संविधान के हिसाब से, और साथ ही साथ वो वास्तविक रूप से भी देश का शासन करता है। तो रियल हेड भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। तो इसका सही आंसर, बहुत समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा जब एग्जाम में आप बैठिएगा, तो आप जिस तरीके से भी तैयारी करके जा रहे हैं, ऑप्शन ऐसा कर देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, अगर मैं अभी नहीं बताया होता आपको तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या करें, क्योंकि आप लोग इसके पहले भारत की विधानपालिका संबंधी चर्चा में पढ़े हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, ये पढ़े हुए हैं। अब आपके सामने इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन भी दे दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति है संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, संवैधानिक और वास्तविक प्रमुख दोनों। तो आप लोग क्या टिक कर देते हैं? संवैधानिक प्रमुख, क्योंकि आप संवैधानिक प्रमुख पढ़े हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ दोनों हो जाएगा, संवैधानिक और वास्तविक दोनों अगर दिया हुआ है तो उस पर हम लोगों को टिक करना है, उस ऑप्शन पे। अगर संवैधानिक और वास्तविक दोनों नहीं होता, केवल लिखा होता संवैधानिक, ठीक है, या केवल लिखा होता वास्तविक, तो उस पर टिक होता, उसके साथ दूसरा ऑप्शन होता तो, ठीक है। तो ये हुआ। और एक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इजी, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का साधारण कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्वाभाविक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हम लोग जानते हैं कि साधारणतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्य कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे। कभी समय से पहले भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जा सकता है। जैसे हम लोग एक बार चर्चा किए थे अनास्था प्रस्ताव के बारे में कि लोकसभा के सदस्य चाहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर अनास्था प्रस्ताव लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, वो अगर प्रस्ताव वो पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को ही अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है। तो इसका मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल 5 साल के पहले भी भंग हो सकता है, या फिर मंत्रिमंडल रिजाइन कर दे तो भी भंग हो सकता है। तो लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ी ना हो तो 5 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है अपने शासन करता है। तो साधारणतः क्या लिखेंगे इसका आंसर? 5 वर्ष। क्वेश्चन क्या था? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का साधारण कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितना? 5 वर्ष, ठीक है। तो ये भारत की संघीय कार्यपालिका में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, संघीय कार्यपालिका से। राज्य की कार्यपालिका भी इसी चैप्टर में आएगा, लेकिन वो जब मैं वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पर, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए एग्जाम के लिए। और टॉपिक में मैंने वीडियो में जो पढ़ाया है भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में, उसमें से भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, एमसीक्यू निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो भारत की संघीय कार्यपालिका से जो एमसीक्यू आएगा, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बनाया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है। आप पढ़कर जा रहे हैं कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज करेगा, कैसा आप ऑप्शन दे दिया कि आप कंफ्यूज हो गए, वो प्रॉब्लम हो सकता है। वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन के वर्ड में। बहुत समय क्या होता है कि आप मान लीजिए पढ़ के गए महान्यायवादी, इस बात को समझिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका इंग्लिश टर्म नहीं पढ़ा, एग्जाम में दे दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तब आप कहेंगे हमको तो पढ़े ही नहीं है, हम तो पढ़े ही नहीं है ये। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका इंग्लिश टर्म भी है किसी वर्ड का, हिंदी का, तो इंग्लिश भी टर्म आप पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं पे वर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, कंफ्यूज कर देगा आपका, ऑप्शन कंफ्यूज करता है। तो बड़े ही ठंडे दिमाग से आप आंसर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए हम वीडियो में जो टॉपिक कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं और जो एमसीक्यूज अभी इम्पॉर्टेंट मैंने बताया, इसी में से ही आपको भारत की संघीय कार्यपालिका से संबंधित एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। इससे बाहर और क्या दे सकता है। और इसके बाद भी आप पढ़ लीजिए, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस इतना पढ़िए, ये भी गलत है। आप पढ़ने
क्लास 12 में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप केवल नंबर पाने के लिए पढ़ाई थोड़े करें, आपको तो ज्ञान भी होना चाहिए। आप 12 अच्छे रिजल्ट से पास हो गए, केवल क्वेश्चंस मिल गए कॉमन, आप अच्छा रिजल्ट कर लिए, लेकिन 12 के बाद आपसे कोई पूछे कि ये बताओ वो बताओ, बता नहीं पाए, तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्म की बात है ये। तो ज्ञान के लिए भी तो पढ़ना चाहिए। तो ये सब लेकिन इम्पॉर्टेंट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ज्ञान के लिए आप किताब से, गाइड से और जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट देने की नौबत इसलिए आती है कि हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर बच्चे लोग वही सजेशन, इम्पॉर्टेंट यही खोजते हैं। पहले की तरह नहीं है पूरा थ्रोली पढ़ना कि सारा हम पढ़ कर जाए, कुछ भी आएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं रह गया। आजकल मेहनत करने की टेंडेंसी कम हो गई है, ठीक है, बच्चों में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट देने का नौबत आता है। हालांकि इम्पॉर्टेंट से पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पढ़ते पढ़ते नज़रिया भी वैसा ही बन जाता है स्टूडेंट का कि अब हमको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ लेंगे बस हो जाएगा, तो वो और उसका ज्ञान बढ़ता ही नहीं है, ज्ञान की परिधि उसकी बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। 10 पास कर लिए, सजेशन से पास कर लिए आप, तो 10 में कौन कौन सब्जेक्ट थे, मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक था आपको पता ही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फिर किसी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो को लेकर। और आज से मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए ये कि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस में, हर टॉपिक पर, हर चैप्टर का MCQ और ACQ भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका MCQ हुआ, इसका ACQ बाकी रहा। ACQ लिखा कैसे जाएगा वो भी बताऊंगा, क्या टेक्निक होती है एक 1 में 1 पाने की, वो सब भी बताऊंगा। और कौन कौन से ACQ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार के लिए वो भी बताऊँगा। तो उसके लिए वेट कीजिए, फिर उसको मैं कभी अपलोड कर दूँगा। और चैनल में जो नए हैं, चैनल को अगर पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी हेल्प मेरी वजह से हो रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट और फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।